प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में मैं आपको समास के बारे में बताऊं। समास क्या होते हैं, समास का सीखना, समास को समझना हिंदी के विद्यार्थी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। समास को संक्षेप कहते हैं। समास को यदि हम ये समझना चाहें कि समास क्या होता है, समास को संक्षेप भी कहते हैं। संक्षिप्तीकरण भी समास होता है या संक्षेप करने को समास कहते हैं। यदि इसकी डिटेल से अच्छे से परिभाषा हम देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक तथा नवीन शब्द समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसको समस्त पद कहते हैं और वही समास होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि समस्त पद क्या होता है। समस्त पद दो शब्दों के मेल से हमने एक शब्द बनाया, मान लो रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई के लिए घर। कौन सा समास है ये? तत्पुरुष, और तत्पुरुष की संप्रदान तत्पुरुष। तो रसोई के लिए घर, तो ये एक समस्त पद है और इसमें दो पद होते हैं बेटा जी। समास में दो पद होते हैं। हर समास को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना तो हर में यही बताया जाएगा। इसमें प्रथम पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसमें दोनों पद प्रधान है। इस तरह से हमें बार बार में ये पद प्रधान उत्तर पूर्व का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसको हम पहले एक बार इस गुत्थी को खोल लेते हैं कि उत्तर पद पूर्व पद होते क्या हैं। तो ये एक समास है रसोई घर। तो इसमें जो ये रसोई है ये वाला, ये है पूर्व पद, समझ रहे हो ना आप। और ये जो घर है ये क्या है? उत्तर पद। बस यही है उत्तर पद पूर्व पद और कुछ नहीं है। किसी में ये पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। जब भी हम समास को पढ़ेंगे बार बार हमें यही देखने को मिलेगा कि इसमें क्या प्रधान है क्या नहीं प्रधान है, इसमें दोनों है या नहीं है, इसी टाइप का मिलता है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे कि समास के 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि कोई आपसे ये पूछे कि मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 4 बताओगे, 6 नहीं बताओगे। मूल रूप से 4 होते हैं, वैसे समास से 6 होते हैं, क्योंकि द्विगु और कर्मधारय, द्विगु और कर्मधारय ये वाला और ये वाला, ये इसी के रूप हैं। इनमें बहुत सारा मेल जोल है। इस समास में और इन समास में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मूल रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं। और वैसे यदि आपसे पूछा जाता है नॉर्मल क्वेश्चन की समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 6 ही बताओगे, 4 नहीं बताओगे। पहला समास है अव्ययभाव समास। नाम से ही देखो अव्यय, जिसमें पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। तो अब सबसे पहले आपको ये समझ लेना भी अनिवार्य हो जाएगी अव्यय क्या होते हैं। अव्यय शब्द का पता है ना, जिनको हमें तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, एज इट वो रहते हैं, किसी शब्द के आगे लग के और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अव्ययभाव समास, इसके मैं आपको उदाहरण बताऊं। जैसे यथा शक्ति, यथाशक्ति अव्ययभाव का उदाहरण है। यथा इसमें पूर्व पद है और शक्ति इसमें उत्तर पद है। और यथा क्या है? एक अव्यय है, उपसर्ग है, और ये है शक्ति। तो यहाँ यदि किसी शब्द के आगे यथा अव्यय आ गया, उपसर्ग आ गया, हम आंखें बंद करके क्या कह देंगे कि अब ये अव्ययभाव समास है। एक उदाहरण और बताती हूँ। जैसे मैं आपको आजीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत, आ क्या है? उपसर्ग है, और ये शब्द के आगे आ लग गया तो हम आंखें बंद करके क्या कह देंगे कि ये अव्ययभाव समास है। और भी कई उदाहरण है, एक और देख लेते हैं। प्रतिदिन, ये देखिए बेटा जी, प्रतिदिन, दिन दिने प्रतिदिन, तो इसमें ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, और ये देख लो आप, ये भी क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उपसर्ग या अव्यय के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, उसे अव्ययभाव समास से कहते हैं। यदि मैं चाहूँ
तो एक अव्ययभाव समास की 10 या 15 मिनट की वीडियो बना के अच्छे से डिटेल से आपको समझा सकती हूँ। लेकिन संक्षेप करने को ही समास कहते हैं, तो मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये एक इस तरह की ट्रिक है, आप इसको भूलोगे भी नहीं, आपको याद भी रह जाएगा। अभी हम दूसरा करेंगे तो बहन हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है बेटा जी। अभी बताया था ना मेरे पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और यह कारक की विभक्तियों के मेल से बनता है। आपने कभी पढ़ा होगा पहले कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, लेकिन इसमें 2 कारक की विभक्ति नहीं लगती। 6 ही कारक का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन का इसमें प्रयोग नहीं होता। हम कर्ता कारक को एक साइड रख देते हैं और संबोधन कारक को भी एक साइड रख देते हैं। तो इसमें कौन कौन से कारक का प्रयोग होता है? कर्म। और कारक को याद करने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदा होना, और अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो तत्पुरुष समास में बताया मैंने कि दूसरा पद प्रधान होता है, और इसका एक हमें एक एक दो दो हर कारक के उदाहरण देख लेते हैं। मैं बता ही देती हूँ, लिख के देखना तो देख लो, एक आधा लिख भी देती हूँ। ग्राम गत, इसमें ये पूर्व पद है ग्राम, ये उत्तर पद है, और इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है? ग्राम को गत, ग्राम को गया। तो यहाँ कौन सी हो गई विभक्ति? को। तो को किस कारक की विभक्ति है? कर्म। कर्ता ने कर्म में को, तो ये को कारक की विभक्ति है। तो ग्रामगत में कौन सा हो गया समास है? आ रहा है ना समझ में? कर्म में तत्पुरुष। कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। एक उदाहरण नहीं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सर्वप्रिय, सबको प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो बीच में को आ जाए ना, वहाँ पे कौन सा होता है बेटा समास है? तत्पुरुष समास। अभी हम 3 नंबर का लेते हैं कर्ण। कर्ण की पहचान होती है से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो कर्ण तत्पुरुष के भी मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। जैसे भूखमरा, भूख से मरा। ठीक है, जब इसको हम खोल के देखेंगे तो विभक्ति अपने आप इसके अंदर आ जाएगी, और जब हमें इसका विच्छेद करते हैं तो हमें पता चल जाता है। यदि हमें ट्रिक याद हो जाए ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए और अपादान से जुदा होना, इस टाइप से, तो हम मारे खाएंगे ही नहीं। हस्त लिखित, हाथ से लिखित। भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल, भयाकुल। तो इस टाइप से ये हमारा क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष। अब 4 नंबर पे कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान क्या होता है? के लिए। संप्रदान क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? के लिए। जैसे देखो आप, रसोई घर मैंने शुरू में लिख के बताया था, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तपोदान, तप के लिए दान। तो इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया। जैसे भक्ति है, भक्ति इसमें मेन चीज़ है। भक्ति किसी की भी हो सकती है, लेकिन इसमें किसकी बताइए? देशभक्ति। तो उत्तर पद ही प्रधान हुआ ना, क्योंकि यदि हम भक्ति हटा दें तो देश क्या हुआ? भक्ति है, तो देश की भी भक्ति, इसमें उत्तर पद प्रधान है। अब 5 नंबर पे है बेटा जी अपादान कारक। अपादान कारक की क्या पहचान होती है? होती तो इसके भी से है, लेकिन से जुदा होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलग होने का, जहाँ पे हमें आभास नजर आए, हमें महसूस हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से विचलित हो गया, पथ से हट गया, पथ से जुदा हो गया। ठीक है, तो ये जुदा होने के अर्थ में आता है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रजातंत्र, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन, धन नहीं है उसके पास। रोग मुक्त, बीमारी से मुक्त। तो इस टाइप से ये अपादान तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण की क्या पहचान होती है? में,
में। ठीक है, तो अधिकरण के उदाहरण देख लो आप। जलमग्न, जल में मगन। ठीक है, पेट दर्द, पेट में दर्द। आप बीती, आप में बीती। तो जहाँ पे में आप बीती, आप पर बीती पर आएगा इसका, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो गए बेटा आपके तत्पुरुष समास। तो इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है। कारक की विभक्ति शब्द के अंदर छुपी हुई होती है। जब हम उसका विलय करते हैं या उसका खोल के देखते हैं तो हमारा पता चल जाता है कि ये कर्म तत्पुरुष है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है। तो ये तत्पुरुष समास हो गया बेटा जी। ठीक है, इसमें कारकों का ही ज़्यादा रोल रहता है। कारक के माध्यम से तत्पुरुष समास है। और वैसे क्रमधारी और द्विगु तत्पुरुष जैसे ही है, सेम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो आपको समझा दूंगी, बता दूंगी। इसके बाद अब हम देखिए कर्मधारय समास, और इसको याद करने की बहुत अच्छी एक ट्रिक है। नंबर से ये तो नंबर नहीं है, अलग से हुआ अब तक दादा, बस इतना याद कर लो, सारे समास अपने आप लर्न हो जाएंगे। अब तक दादा, ऐसे अव्यभाव, वैसे बहुव्रीहि। ठीक है, तैसे तत्पुरुष, कैसे क्रमधारय, और दादा गंध और द्विगु। ये देखो, आप केवल 3 ही अक्षर याद कर लो। अब तक दादा, अब तक दादा, तो सारे आपको 6 के 6 समास याद हो जाएंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में याद हो जाएंगे। वही आसान सी बात। मूल समास 4 और समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के। तत्पुरुष के 2 भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय। कर्मधारय के विशेषता को सुन लो बेटा जी आप। कर्मधारय कौन सा? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। यदि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान तो कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होता है? उसी का बोलबाला होता है, उसी का रोल होता है, उसके पद के बिना उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसमें एक छोटी सी बात और समझने के लायक है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का, उपमान उपमेय का संबंध होता है बेटा जी। अब आप ये कहोगे विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है? जिससे उसकी विशेषता दी जाए, इसे उपमान उपमेय। उपमान क्या होता है? जो उसका उपमान उसके साथ लगा के अटैचमेंट करके उसकी समानता दर्शाई जाए। और उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता दर्शाई जाए। तो इसमें उपमेय, उपमान, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। श्वेतांबर, श्वेतांबर मैं यहाँ पे लिखे देती हूँ, आप देखो एक बार ध्यान से। श्वेतांबर। एक और लिख देती हूँ, चंद्रमुखी। ठीक है, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। तो श्वेत क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या है? अंबर। अंबर की विशेषता किससे दी है? कि वो श्वेत है। ये विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया इसके अंदर। यहाँ पे देखो चंद्रमुखी, यहाँ उपमेय उपमान का है। मुख है, क्या है? उपमेय। और मुख की उपमा किससे दी है? चंद्र से। कि उसका मुख क्या है? मुख पता नहीं क्या होता आपको? चेहरा। उसका चेहरा कैसा होता है? कैसा है? चंद्र जैसा। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य, और यहाँ पे उपमेय और उपमान। ठीक है, श्वेत है, अंबर जो। कर्मधारय हो गया। अब है द्विगु। द्विगु, द्विगु को याद करने का एक बड़ा ही आसान तरीका, संख्या पूर्वक द्विगु, जिसमें पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो। संख्या बताए, कोई भी संख्या, संख्या तो आपको आती होगी, 2 3 4 5 6 8 10 20 50 60, कुछ भी जो भी है, जो भी संख्या होती है, सैकड़ा में लगा लो, करोड़ में लगा लो, तो वो क्या होता है? द्विगु समास। तो इसके में आपको बहुत सारे उदाहरण है। वैसे तो नवग्रह है, पंचामणि, अष्टाध्यायी, सप्ताह, अष्टछाप। तो इसके पता नहीं कितने उदाहरण है। एक आधा मैं लिख के दिखा देती हूँ। जैसे अष्टछाप, 23 का बंद कैसे कर दिया है? उत्तर पद। ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक।
संख्यावाचके संख्यापूरके द्विगु अष्टछाप। ठीक है, तो जिस शब्द में या समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। बस इतना ही नॉर्मल साइज को पढ़ लोगे, समझ लोगे ना। और यदि आ भी गए आपके सिलेबस में तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें थोड़ा सा है बहुब्री में और इसमें थोड़ा सा है संख्या का। इसमें भी कोई ऐसे कई शब्द हैं जो या बहुब्री में भी आ जाते हैं, द्विगु में भी आ जाते हैं। जैसे एक शब्द दशानन, दशानन, तो उसमें संख्यापूर्वक पहला शब्द क्या है 10 और आनंद है ना, तो आनंद 10 मुख हैं जिसके वो, तो वो बहुब्री में जाएगा बेटा, क्योंकि उसकी भी एक अलग से विशेषता है कि जब वे दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द पर का अर्थ बताएं, कहीं और ही चले जाएं। ठीक है, अब जैसे ये अष्ट छाप है, अष्ट छाप, 8 छाप, अष्ट छाप किसी बुक का नाम है मान लो, तो ये बुक पे ही जाएगा बस। अष्ट छाप है तो ये बुक से ही संबंधित है। लेकिन 10 है आनंद, सबके नहीं है 10 आनंद, किसी एक पर्टिकुलर आदमी की है 10 आनंद, रावण की, तो किसी पर्टिकुलर के लिए चला जाता है ना, वो योग रूढ़ शब्द बन जाता है, वो योग रूढ़ होता है, ये वाला बहुब्री समास है, तो पता चल जाता है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, तो वहाँ पे हम बहुब्री समास लगाएंगे, न कि द्विगु। ऐसे बहुत सारे शब्द नहीं, एक आधा अपवाद ही है बस। पंचमुखी, 5 मुख किसके हैं? हनुमान जी के। चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी वो तो अलग से आ जाएगा, उसमें तो मानव संख्या पूर्वक शब्द नहीं है कोई भी। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अब 5 नंबर पे आता है बहुब्रीही। बहुब्रीही समास की क्या विशेषता होती है सुन लो अब यहाँ पे। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और वो अलग से, जैसे हम कभी ये कह देना हमने ये तो पढ़ा है 1 और 1 2 होते हैं ना, लेकिन 11, ये तो पर्टिकुलर ही हो गया, 1 और 1 11। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? तो वो ऐसे ही होता है जैसे दशानंद, 10 आनंद जिसके वो रावण के पास चला गया, पर्टिकुलर हो गया, वो अलग से एक शब्द बन गया जिसको कोई भुला नहीं सकता, जिसको कोई जुठला नहीं सकता, जिसको हर व्यक्ति मानता है। तो ये बहुब्री समास होता है बेटा। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य ही कोई प्रधान होता है। देखो ये होता है बहुब्री समास है। इसके बहुत सारे उदाहरण जैसे दशानन है, दशानन, इसके सारे संख्यावाचक नहीं आएंगे, कि सारे संख्यावाचक जो हैं वो बहुब्री समास है, 2-4 ही हैं बस। जैसे दशानन है या फिर पंचमुखी है, हनुमान जी के लिए आ गया, अन्यथा इसके अलग ही आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया नील का ये विषधर, एक मैंने शब्द लिख दिया बेटा जी विषधर, समझ रहे हो ना आप इसको? विषधर क्या होता है? विष को धारण करने वाला। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विष धारण करता है जो, कौन है? किसी की विशेषता बताइए, ये भगवान शिव के लिए है। सारे शब्द इसके संख्यावाचक नहीं होते, कोई 1-2 है वो अपवाद टाइप हैं। ये विषधर हो गया। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, कौन है? कृष्ण भगवान। गिरिधर, गिरी को कौन धारण करता है? पता चल जाएगा। चतुरानंद, ये फिर आ गया भाई चतुर आनंद। चतुर क्या है? संख्या पूर्वक 4 है जिसके आनंद, किसके हैं 4 है? ब्रह्मा के हैं, हनुमान जी के तो 4 नहीं है, मेरे भी 4 नहीं है, आपके भी 4 नहीं है, राम किसी के नहीं है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए होता है। और ये फिर वहाँ पे बहुब्री समास होता है। पंचानन हनुमान जी के लिए। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में। तो ये बहुब्री समास है। इसको जो आप सिलेबस में पढ़ोगे ना डिटेल से, सारी बातें जो मैं बता रही हूँ वही आपको मिलेंगी। वहाँ को आपको लिखित रूप में आपके सिलेबस में मिल जाएगा। 1-2 बार वीडियो को देखोगे, 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो आपके समास पक्के हो जाएंगे, मार नहीं खाओगे। कहते हैं कि सुनने से जो माइंड में बैठ जाता है ना, वो कई बार पढ़ने से निकल जाता है। एक चीज़ को हम 4-5 बार पढ़ लेते हैं, फिर भी कोई ऐसी चीज़ रहती है जो माइंड से फिसल जाती है, याद नहीं रहती। लेकिन किसी बात को हम सुन लेते हैं ना, वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, हम कम भूलते हैं उस बात को। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल आखिरी का है बेटा द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है? इसका भी एक ट्रिक मान लो आप। इसका मतलब होता है विलोम, उल्टा। जब 2 शब्द आपस में विलोम हो, उल्टे हो, तो वहाँ पे कौन सा होता है? द्वंद्व समास।
एक कई बार कई बच्चे ऐसे याद कर लें कि जैसे रूपक अलंकार में योजक होता है ना, उसी तरह से कई बच्चे कई बार यूँ सोचते हैं कि द्वंद्व समास में भी बीच में योजक होता है, और जहाँ भी कोई हमसे समास पूछता है और उसके बीच में योजक है तो हम उसको क्या कर देंगे, द्वंद्व समास। लेकिन बेटा कई शब्द ऐसे भी हैं जिनके बीच में योजक नहीं होता और द्वंद्व समास होता है। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये विलोम होता है, उल्टा होता है। जैसे माता पिता, माता पिता दोनों के लिंग अलग हैं, माता अलग है, पिता अलग है ना। तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास। अब एक कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे देवासुर, ये देखो आप, देवासुर ये एक शब्द है बेटा जी, आप इसको ध्यान से देखिए। इसके बीच में तो कोई योजक चिन्ह नहीं है ना। और इसको जब हम खोल के देखेंगे, देव असुर, देव क्या होते हैं, देवता लोग, और असुर क्या होते हैं, राक्षस लोग। विलोम हो गए ना एक दूसरे के, फिर भी इसमें द्वंद्व समास है लेकिन कोई योजक चिन्ह नहीं है। तो योजक वाले इनको आप माइंड में लेके द्वंद्व समास को कभी भी याद ना करें। इसका एक ही मतलब होता है, द्वंद्व समझ लो, झगड़ा समझ लो, विलोम समझ लो। द्वंद्व का मतलब झगड़ा भी होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, पूरक नहीं, विपरीत, उल्टे, विरोधी, विलोम, वो क्या होता है, द्वंद्व समास। ऐसे कई शब्द हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह नहीं होता। मैं बता ही देती हूँ, जैसे आपको राम लक्ष्मण, कोई योजक चिन्ह नहीं है, राम भगवान जी अलग अलग, लक्ष्मण उसका भाई है वो अलग है, फिर भी इसमें द्वंद्व समास है। धर्माधर्म, ये देखिए आप, मैंने कई बार बच्चों को बोलते हुए, सुनते हुए पढ़ा है, देखा है उनको कि अरे जिसके बीच में योजक चिन्ह होता है ना, आंखें बंद करके वहाँ पे द्वंद्व समास कर दो, जैसे हम रूपक अलंकार में करते हैं। लेकिन बेटा जिसमें बहुत डिफरेंस है, बिना योजक चिन्ह वाले शब्द भी द्वंद्व समास होते हैं। जैसे धर्माधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अलग चीज़ है, अधर्म अलग चीज़ है, तो इसमें भी द्वंद्व समास है। वैसे मैक्सिमम मिल ही जाता है योजक चिन्ह, माता पिता हैं, और लाभ हानि, भूख प्यास, कई शब्द ऐसे, लेकिन भूख अलग है, प्यास अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है, विरोधी हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास है। तो ये आपके समास थे बेटा। बार बार वीडियो को आप सुनोगे, देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे मुझे ये सारे ज़माने से लर्न है, आपको भी लर्न हो जाएगा और आप मार भी नहीं खाओगे इतनी ज़्यादा। ये बहुत गहन गूढ़ गंभीर तो वहाँ पर पूछा जाता है जहाँ पे आपकी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, लेकिन सिलेबस में आपके लेवल की जो होता है इतना ही होता है वैसे, और आपके लेवल का ही बता रही हूँ मैं, न कोई प्रतियोगी परीक्षाओं या कंपटीशन के लिए। वो तो बहुत गहन गूढ़ गंभीर विवेचन होता है उसका, और उसमें एक एक समास की वीडियो 1 घंटे की बन जाती है। यदि सारा समझाऊँ, उसको नोटबुक में लिखूँ, उसको एडिट करूँ, अच्छे से ध्यान, एक एक लाइन आपको समझाऊँ, बताऊँ, इसके 100 उदाहरण भी लिख लूँ, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाली बात हो जाती है। लेकिन संक्षेप में यदि हम समझना चाहें तो समास से हमारे लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा जी।